मई की शाम ढल गई थी। 8:30 बजे का वक्त था। कल भी उनमें से 5 बशमूल मार्क इसरा पर महव सफ़र थे जब इनके पास काफ़ी वक्त था। इस वक्त इनके पास एक खाली ताबूत और 4 बेलचे थे। लेकिन आज सब्ज ट्रांजिट वैन जब 6 कंट्री रोड पर रवां दवा थी तो आसमान का रंग बदला हुआ था और बारिश शुरू थी। वो कल माइकल के बगैर आए थे। क्या हम पहुंच गए हैं? जैक ने बच्चों की तरह सवाल किया। पहुंचने वाले हैं, रोबर ने जवाब दिया। वो ड्राइव कर रहा था। दूसरों के मुकाबले इसने कम पी रखी थी। रास्ते में 3 मैं खाने गुजरे थे, मजीद 4 रास्ते में थे। हाँ पहुंच जाएंगे, जॉश ने कहा। हेडलाइट्स की रोशनी में एक हिरन ने रास्ता काटा। पुख्ता सड़क का रुख जंगल की तरफ था। वो एक सफ़ेद छोटे कॉटेज के करीब से गुजरे। माइकल वैन के अकबी फर्श पर नीम मदहोश पड़ा हुआ था। मुझे एक और ड्रिंक लेना चाहिए। इसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। अगर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता तो नशे की बजाय होश में रहता, दोस्तों की बातें और तासुरात समझ पाता कि कुछ गलत होने जा रहा है। वो कम ही मैं खाने का रुख करता था, लेकिन इस वक्त वो नशे में धुत था। नौमरी से इनके ग्रुप में 6 बंदे शामिल थे। माइकल हेडसन फितरी लीडर था। 12 साल की उम्र में बाप ने दुनियाए फ़ानी को खैराबाद कहा। वो जिन हालात में पला पड़ा वो एक बात सीख गया कि पैसा कमाना कितना मुश्किल और खर्च करना कितना आसान होता है। अब वो 28 वर्ष का एक माकूल और हैंडसम मर्द था। इसका अपना कारोबार था। बहन कार्ली ऑस्ट्रेलिया में थी। माँ ने एक दोस्त तलाश कर लिया और वो 6 के 6 टीन एज से निकल चुके थे, लेकिन इनका ग्रुप कायम था। माइकल अमली मजाक और प्रैंक में हमेशा सबकत ले जाता था, लेकिन आज वो कतील इल्म था कि उसके 5 दोस्तों ने क्या मनसूबाबंदी कर रखी है। इस वक्त वैन में माइकल के अलावा इसके 4 दोस्त थे। आज मार्ग नहीं था। माइकल मदहोशी में भी अपनी मोहब्बत को नहीं भूला। एशले पर वो दिलो जान से निसार था। 3 दिन बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे उससे प्यार है, वो बड़बड़ाया। मैं एशले से मोहब्बत करता हूँ। हाँ वो लड़की ग्रेट है, रोबो ने इतराफ़ किया। हम पहुँच गए हैं, पीटर ने कहा। रोबो ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। वाइपर विंडस्क्रीन से पानी हटा रहे थे। वो बहुत अच्छी है, माइकल ने सरगोशी की। तुम्हारा मतलब हम समझ सकते हैं, पीटर बोला। गाड़ी ने मोड़ काटा। वहाँ निशेब के ऊपर जानवरों को रोकने के लिए सलाहें लगाई गई थी। कुछ दूर दूसरी रुकावट थी। सुलाहों के दरमियान एक खरगोश निकलकर भागा। गाड़ी कच्चे में उतर गई। चंद मोड़ काट के रोबो ने गाड़ी गीली ज़मीन पर रोक दी। गहरी तारीकी में सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी थी। हम कहाँ हैं? माइकल की नशीली आवाज़ में हल्की परेशानी का अंसर था। एक और मेहमान आ गया है, जवाब मिला। ओके ग्रेट, लेकिन एशले आइंदा मैं कभी ज़्यादा नहीं पीऊँगा, वादा करता हूँ। अभी तुम्हारी शादी ही नहीं हुई। इसने पाबंदियाँ लगाना शुरू भी कर दी। पीटर ने एतराज़ किया। सिर्फ 3 दिन तो रह गए हैं। नहीं, 3.5 दिन, माइकल ने जवाब दिया। वैन के दरवाजे खुल गए। रोबो ने इसकी बगलों में हाथ दिए और ल्यूक ने पिंडलियों के करीब से पकड़कर इसे उठा लिया। है माइकल ने एतराज़ किया। चंद सेकंड बाद इसे ज़मीन बोस कर दिया गया। माइकल की पसंदीदा स्पोर्ट जैकेट और बेहतरीन जीन की पतलून आलूदा हो गई। वो बारिश में भीग रहे थे, सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। मेरे कपड़े, इसने फिर नशीला अधूरा एतराज़ किया। अचानक से इसे फिर उठाया गया। कुछ देर में वो हवा में रहा, फिर दम से नरम और गीली जगह पर गिरा। इसने हाथ पैर मारे तो अंदाज़ा हुआ कि इसके चारों तरफ मिट्टी की दीवार है। इसे फिर उठाकर किसी चीज़ में डाला गया है कहाँ हो? चारों खिलखिला रहे थे, झुक कर ताबूत में देख रहे थे। माइकल ने मिट्टी और लकड़ी की मिली जुली खुशबू महसूस कर रही थी। किसी ने इसे मैगजीन और विस्की की बोतल पकड़ाई, फिर एक छोटी सी टार्च रोशन की और वॉकी टाकी इसके पेट पर रख दिया। क्या? उसने बोलने की कोशिश की। एक बात मज़ा, रबर की ट्यूब इसके मुंह पर डाली गई। माइकल ने लकड़ी से टकराने की आवाज़ सुनी और फिर दफातन सब कुछ गायब हो गया। आवाज़ें भी बंद हो गई। तारीकी थी और टार्च की मामूली रोशनी। हाय तुम लोग, हेलो। वो बदहवास हो गया। इसने टार्च की रोशनी में देखा। वो दूधिया सफ़ेद लकड़ी की शीट इसकी नाक से चंद इंच दूर थी। इसने लातें चलाई, लेकिन वहाँ गुंजाइश ही नहीं थी। नशा अजहुद हिरन हो गया और चंद सेकंड बाद इसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है। वो ताबूत में लेटा हुआ था। सुनो, ये मजाक नहीं है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। क्या कर रही हो? रोबो ने पेचकस की मदद से ताबूत के ढक्कन पर स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ल्यूक ने कहा। वो ठीक रहेगा, ट्यूब से सांस ले सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें स्क्रू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ल्यूक ने तशवीश जाहिर की। फिर तो प्रैंक का फ़ायदा ही नहीं होगा। वो बाहर निकल आएगा, रोबो ने कहा। पीटर ने पीछे जाकर वैन की हेडलाइट्स ऑन कर दी। चारों दोस्त कब्र के किनारे पर आए जिसे वो कल खोद कर गए थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में नीचे झांका। कब्र ज़्यादा ही गहरी और तारीख लग रही थी। पानी कहाँ से आया? जॉश बोला। बारिश का है यार, रोबो ने कहा। जॉश की पेशानी शिकन आलूदा हो गई। नहीं, इतना पानी बारिश का नहीं हो सकता, हमने खुदाई ज़्यादा कर दी थी। बकवास, पीटर बोला, लेकिन इसकी आवाज़ में एतमाद का फुकदान था। क्या गहराई ज़्यादा है? ल्यूक ने लुकमा दिया। अगर पानी ऊपर आने लगा तो क्या होगा? जॉश ने सवाल किया। ये कब्र है, कुआं नहीं, रोबो ने कहा। लेकिन
दोस्त कल खुदाई की थी, पानी ऊपर आया भी तो 24 घंटों में चंद इंच आएगा, घबराने की बात नहीं। रोबो ने इत्मीनान से सांस लिया। जॉश ने पुरसोच अंदाज में कहा, अगर हम बर वक्त इसे बाहर ना निकाल सके तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ मजाक है। रोबो ने कहा, चलो फिर शुरू हो जाओ। पीटर ने कहा, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो किन मौके पर हमारे साथ कैसा मजाक करता रहा है। पीटर को याद आया कि इसकी शादी के मौके पर माइकल ने किस तरह अमली मजाक का मुजाहरा किया था। मार्क मरदूद को भी इसी मौके पर गायब होना था। ल्यूक बोला, अब चलो भी। पीटर ने टाँच जमीन पर रख दी। चारों ने ताबूत उठाया और रस्सियों की मदद से इसे कब्र में उतारना शुरू कर दिया। हल्की सी दब की आवाज़ आई। माइकल ने अंदर से ताबूत की छत पर हाथ मारा था। पीटर ने वाकी टाकी निकाल कर ऑन किया। टेस्टिंग टेस्टिंग। वो बोला, बास्टर्स मुझे बाहर निकालो। वो चीखता था। ताहम बाहर हल्की सी आवाज़ पहुंची थी। पीटर ने वाकी टाकी ऑफ करके जैकेट में रखा। तारीख गड्ढे में ताबूत बमुश्किल दिखाई दे रहा था। ट्यूब इनके हाथ में थी जो ताबूत के ढक्कन में मौजूद सुराख से बाहर निकली हुई थी। रोबो ने पीटर से वाकी टाकी ले लिया। हाय माइकल, हम एक और मैखाने में जा रहे हैं। बहुत बुरा है कि तुम साथ नहीं हो। ठीक है, इतना काफी, अब बाहर निकालो। रोबो ने वाकी टाकी बंद करके जेब में रखा और बेलचा उठाया। करीब ही कब्र से निकाली गई मिट्टी का ढेर था। दूसरे भी शुरू हो गए। मिट्टी उन्होंने वापस कब्र पर डालनी शुरू कर दी, हत्ता के कब्र पूरी भर गई। ट्यूब जरा सी मिट्टी से बाहर थी। रुक जाओ, ल्यूक बोला, जितनी मिट्टी डालोगे 2 घंटे बाद इतनी ही फिर निकालनी पड़ेगी। सिर्फ कब्र को छुपा रहे हैं। रोबो ने कहा। ल्यूक ने बेलचा छीन लिया। बस बहुत हो गया। इसने मजबूत लहजे में कहा, मुझे कुछ पीना है। यही करते रहेंगे क्या? रोबो ने सर हिलाया। वो ग्रुप किसी को अपसेट नहीं करना चाहता था। पीटर के पसीने छूट गए। वहां पर रहा था। क्या ख्याल है अगर इसी को बतौर कैरियर अपना लूँ? आखिरी काम यह किया गया कि कब्रों पर गोल्डन आयरन शीट रख दी गई। बारिश के कतरे आयरन से टकरा कर आवाज पैदा कर रहे थे। ल्यूक ने दोनों हाथ जेब में डाल लिए। क्या सब ठीक है? हमने इसे सबक सिखाने पर इत्तेफाक किया था। रोबो ने कहा, अगर इसका दम घुट गया, क्या कर दी या कुछ और हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वो होश में है। ल्यूक और रोबो आगे बैठ गए। जॉश और पीटर अकब में। कुछ देर में रोबो वैन को मरकजी पुख्ता सड़क पर ले आया और वाकी टाकी ऑन किया। क्या हाल है दोस्त? माइकल, सुनो दोस्तों, ये मजाक अच्छा नहीं है। ल्यूक ने वाकी टाकी ले लिया। तुम समझ रहे थे कि तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। चारों ने कहका लगाया। प्लीज, क्या आप इसे खत्म नहीं कर सकते? माइकल ने लजाजत से कहा। रोबो ने विंडस्क्रीन के पार सड़क पर काम होते हुए देखा और रफ्तार बढ़ा दी। इशारा सब था। ल्यूक ने कहा, माइकल आराम से रहो, चंद घंटों की तो बात है। क्या मतलब चंद घंटे? माइकल की आवाज़ आई। इशारा सुर्ख हो गया। तेज रफ्तार वैन को गीली सड़क पर बर वक्त रोकना मुमकिन नहीं था। रोबो ने मजीद रफ्तार बढ़ा दी। ये मुझे दो। इसने वाकी टाकी के लिए हाथ बढ़ाया। सुनो माइकल, रोबो ने बोलना शुरू कर दिया। रोबो अचानक ल्यूक चलाया। सामने 2 बड़ी रोशन आंखें सीधी इन पर आ रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फौरन हार की समात चिकन आवाज़ बुलंद हुई, तेज और गजबनाक। रोबो, ल्यूक चिल्लाया। रोबो के हाथ से वाकी टाकी गिर गया। इसने ब्रेक पर पैर रखा। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ लर्ज उठे। दाएं जान दरख्त थे, बाएं तरफ जमीन खोदने की गाड़ी थी। कहां से निकले? इसकी सांस रुक गई। सामने से बढ़ती हुई हेडलाइट्स गोया विंडस्क्रीन में सुराख कर रही थी। तेज रोशनी ने गोया इन्हें अंधा कर दिया था। रोबो को लगा जैसे कोई ट्रेन चढ़ी आ रही है। माइकल का सर घूम रहा था। इसे चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर धमाके जैसी आवाज आई और इसके बाद गहरा सुकूत। हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं मिला। इसने टायर रेडियो को गौर से देखा। ऑन ऑफ करने के स्विच के साथ 2 वॉल्यूम कंट्रोल और चैनल सिलेक्टर था। एक नन्ही सी ग्रीन लाइट थी। वो सफ़ेद छत को घूरने लगा। माइकल बदहवासी से बचने की कोशिश कर रहा था। रफ्तार तनफ्फुस तेज थी। इसने पेशाब की हाजत महसूस की। ये लोग कहाँ हैं? यहीं आसपास खड़े हुए हंस रहे हैं या वाकई किसी मैखाने में चले गए? नशे ने इसे वापस क्रिस्प में लेना शुरू कर दिया था। सोच का दर बंद होने लगा। इसने आंखें बंद कर ली। बारी पत्थर की तरह जैसे वो समंदर में डूबता चला गया। रॉय ग्रेस रुकी हुई ट्रैफिक में फंसा हुआ था। बारिश अल्फा-रोमियो की छत पर ड्रमिंग कर रही थी। इसकी बेचैन उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थरक रही थी। वो डेट पर जा रहा था। पहले ही 40 मिनट की ताखीर हो चुकी थी। अगर वो ऑफिस से सिर्फ 1 मिनट पहले निकल आता तो वो कॉल कोई और वसूल करता। इसके बाद ब्रायलन में जेवरात की दुकान पर डाका इसका नहीं किसी और अफसर का मसला बन जाता। पुलिस का काम भी ऐसा ही है। विलन हजरात इन ऑफिस की टाइमिंग से कोई मतलब नहीं रखते। 2 बदमाश तहवील में लिए जा चुके थे। वो मुसल्लह रॉबरी थी। यूके में जराइम पेशा अनासर में असले का इस्तेमाल बढ़ गया था। राय को इस बात से नफरत थी। अब वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। इसने घड़ी देखी, रात के सवा 9 बज रहे थे। इसके नज़दीक सैंडी का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। सैंडी 9 साल पहले यूं गायब हुई जैसे गद्दे के सर से थी। वो मुस्तकिल सैंडी की तलाश में रहा। आज डेट पर जाते हुए इसके दिल में खलिश थी। ये हरकत भी इसके साथी अफसर टेरी मिलर की थी। वो इसको इंटरनेट डेटिंग साइट्स के बारे में वर्गलाती रही। रॉय को उस पर गुस्सा आया जब टेरी ने बताए बगैर इसे एक साइट पर साइन अप कर दिया। साइट का नाम यूडेट था। तन्हाई थी, तजस्सुस या कुछ और। वो क्लाउडिया मून की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो अपने नाम की तरह मुनफरिद और पुरकशिश थी। सामन की गिटार या पैकरे हशरे सामान थी। रॉय 30 बरस का होने वाला था। वो खुद भी खासा वजीह था। एक मरतबा सैंडी ने कहा था कि तुम्हारी आंखें पॉल न्यूमैन जैसी हैं। इसने सर के ऊपर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें क्या, सैंडी को पूरा सरापा ही पसंद था, बल्कि चाल डाल और आवाज़ पर भी फरेफ्ता थी। गोया वो पुलिस में नहीं कोई हॉलीवुड स्टार था। वो रॉय से गैर मशरूत मोहब्बत करती थी।
हैंडबैग के अलावा सैंडी का तमाम सामान अभी तक घर में था। वो बर्क सरापा से मिलने तो जा रहा था, लेकिन इसका दिल पूरी तरह से आमादा नहीं था। दिल में तो सैंडी की तस्वीर चिस्मा थी। कभी से ख्याल आता कि वो पुलिस में क्यों गया। हर वक्त की ड्यूटी थी। दफातन वो रोशनी में नहा गया। धमाका ऊपर हुआ, हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी आगे की तरफ चली गई। रॉय ने इसको उतरते देखा। इसने मोबाइल पर नंबर मिलाया। जवाब फौरन आया। हाय, मैं डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट रॉय बोल रहा हूँ। मैं क्रॉस बोरो के रूम में 826 पर जैम में फंसा हुआ हूँ। इसे हेडक्वार्टर के ऑपरेटर रूम से मिलवा दिया गया। मर्दाना आवाज़ आई। हेलो डिटेक्टिव, एक्सीडेंट जानलेवा है। फिलहाल रोड ब्लॉक कर दी गई है। आपके लिए बेहतर है कि घूम कर दूसरा रूट इस्तेमाल करना। रॉय ग्रेस ने शुक्रिया के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया। ब्लैकबेरी निकाल कर इसने क्लाडिया के नंबर पर टेक्स्ट किया। जवाबी टेक्स्ट मिलने पर इसने मजबूरी जाहिर की। 2-4 प्यार भरे जुमले कहे और बताया कि वह जल्द पहुंचने की कोशिश करेगा। इस तरह की ड्राइव कभी कभार होती, और जब होती तो डेवी जरूर लुत्फानंदोज होता था। लड़का इस वक्त पैसेंजर सीट पर था और बेल्ट लगी हुई थी। वजनी जिस्म और तोंद के साथ फिल व्हीलर ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। पुलिस कार की नीली लाइट घूम रही थी और फिजा में सायरन की आवाज़ गूंज रही थी। कार धूम से ट्रक के पास से आगे गुजर गई। कार रोलिंग साइड पर थी। या लड़का डैडी को देखकर चीखा। डैडी अमरीकी टीवी पर चलने वाले कॉप शोज का दीवाना था। फिल व्हीलर ने इसे घूरा। लड़का जैसे सुकड़ गया। बरसों पहले फिल की बीवी ने दोनों को छोड़ दिया था। 17 साल से ही फिल ही लड़के के लिए माँ और बाप का किरदार अदा कर रहा था। पुलिस की गाड़ी इनसे आगे रफ्तार जाकर काम करने लगी। फिल व्हीलर कुछ फासले पर जय हादसा का जायजा ले रहा था। खौफनाक हादसा था। ट्रांजिट वैन सीमेंट के ट्रक के नीचे दबी हुई थी। सामने के हिस्से का कचूमा निकल गया था। वो ट्रक के नीचे कोक के कैन के मानिंद पिचक गई। आग बुझाने वाला ट्रक, पुलिस कार्स और एक एम्बुलेंस वहां मौजूद थी। लोगों की एक छोटी सी भीड़ थी। वो ट्रक समेत तमाम गाड़ियों की हेडलाइट्स रोशन। एक पुलिस फोटोग्राफर भी मौजूद था। मेटल और ग्लास के टुकड़े बिखरे हुए थे। डैड, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लड़के ने कहा। हाँ, हादसा बुरा, वेरी बैड। इसके लिए ये कोई अनोखी या नई बात नहीं थी। एक पुलिस ऑफिसर ट्रक के पास आया। फिल ने शीशा नीचे किया और इसे पहचान लिया। हेलो ब्रायन, बड़ा हो गया है, क्या हुआ था? आमने सामने वैन और लारी। डेवी टार्च नीचे लेकर उतर गया। डैडी ब्रायन से बात कर रहे थे। डेवी ने रोड पर बहते आयल को देखा, फिर टार्च की रोशनी फोम पर डाली। बाद इसने एम्बुलेंस में जागने की कोशिश की। इसके सर पर न्यूयॉर्क यांकी बेसबॉल कैप थी। लंबर जैक शर्ट पर जैकेट, जेन और हैवी ड्यूटी बूट्स। वो अमरीकी टीवी का किरदार नजर आ रहा था। इसकी जहनी सतह 6 साल के बच्चे की मानी थी, लेकिन जिस्म बहुत जानदार था। वो अक्सर बाप का हाथ बटाता। वो हाली हाथ से ही दाती शीट मोड़ सकता था। एक मरतबा इसने नीचे फंसी हुई मोटरसाइकिल को निकालने के लिए कार को सामने से उठा लिया। डेवी ने मुड़कर देखा, पुलिस वाला ट्रक पास ही था। 2 घंटे में ट्रैफिक खोल दी जाएगी। एक क्रेन ट्रक भी आ गया था। एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हील्स जा चुके थे। बारिश रुक चुकी थी। मुंतशिर बादलों में से चांद ने झलक दिखानी शुरू कर दी थी। डेवी ने बोरियत महसूस की। चमगादड़ों की तलाश में आसमान की तरफ देखा। चमगादड़, चूहे, गिलहरियां, हर किस्म के जानवर इसे पसंद थे। इंसानों के बरखिलाफ जानवर इसका मजाक नहीं उड़ाते थे। टार्च की रोशन लकीर चाहता हुआ वो झाड़ियों के करीब चला गया। ब्लैडर खाली करने की नीयत से इसने जिप नीचे की और फिर उछल पड़ा। वो आवाज़ बहुत ही करीब से आई थी। हेलो हेलो, परेशान कुन आवाज़ थी। डेवी ने जिप ऊपर कर ली। हेलो, आवाज़ फिर उभरी। डेवी ने इधर उधर देखा। हेलो, इसे कुछ नजर आया। हेलो, हाय, जॉश, ल्यूक, रोबो। डेवी ने टार्च इधर उधर घुमाई। कौन है? कुछ देर के लिए खामोशी छाई रही। फिर आवाज़ आई, हेलो हेलो। डेवी ने झाड़ी में हल्की सी चमक देख ली। वो घुटनों के बल बैठ गया। इसने रेडियो देख लिया। इसमें एरियल भी था। इसने टार्च की रोशनी इस पर मरकूज कर दी। वो नर्वस था। छूने से हिचकिचा रहा था। बिल आए, डेवी ने उठा लिया। देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन रेडियो वजनी था। ग्रीन बटन के नीचे इसने टॉक लिखा देखा। इसने बटन दबाया। हेलो। फौरन बेकरार आवाज़ आई, कौन है? दूसरी आवाज़ फासले से इसके डैडी की आवाज़ आई। डेवी, आ रहा हूँ, इसने चीख का जवाब दिया। वो रोड पर आ गया और बटन दबाकर कहा, मैं डेवी हूँ, तुम कौन हो? डेवी, डैडी की आवाज़ आई। वो घबरा गया। रेडियो हाथ से गिरा और बैटरियां बाहर निकल आई। आ रहा हूँ, वो चिल्लाया। झुककर इसने वाकी टाकी उठाकर जेब में रखा, फिर बैटरियां उठाकर जेब में रख ली। पता था वो ट्रक की तरफ भाग गया। माइकल ने बटन दबाया। डेवी, हेलो डेवी। मुकम्मल ना खत्म होने वाली खामोशी। इसने ट्यूब मुंह में लेकर गहरे गहरे सांस लिए, फिर दोनों हाथों से ताबूत के ढक्कन को उठाने की कोशिश की। यूं लगा जैसे वो चट्टान से सिर्फ जोर आजमाई कर रहा हो। इसका सर दुखने लगा। बहुत जोर से पेशाब भी आ रहा था। माइकल ने वॉकी टाकी का चैनल बदलने की कोशिश की और नाकाम रहा। बहुतों ने वहाँ सुपर ग्लू लगा दिया था। माइकल को चैनल नंबर 16 की जरूरत थी, जो बैनुल अक़वामी हंगामी चैनल था। बस बहुत हो गया, बास्टर्स कहाँ मार गए हो? माइकल ने वॉकी टाकी को सीने पर रखा और जेब से वाटरप्रूफ मोबाइल निकाला, जो इसकी मोहब्बत एशले ने तोहफतन इसे दिया था। फोन चेक करने पर इंकशाफ हुआ कि सिग्नल नहीं थे। डिस्प्ले पर 11:13 का वक्त था। 2 घंटे गुजर गए। माइकल ने आंखें बंद कर ली और जहन पर सुकून करने लगा। डेवी, ये डेवी कौन था? इसका सर घूमने लगा। वो घर के बिस्तर में एशले के साथ आराम करना चाहता था। इसके दोस्त आने वाले होंगे, इसे ख्वास पाता नहीं होना चाहिए, माइकल ने सोचा। इसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर में नींद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। पहियों ने टामक को छुआ तो पूरा जहाज लर्ज उठा।
जहाज शेड्यूल से ठीक 5.5 घंटे लेट था। मार्क उकताहट का शिकार था। सेफ्टी बेल्ट इसके पेट में घुसी जा रही थी। रनवे की रोशनियां बारिश की वजह से धुंधला रही थी। इंटरकॉम में पायलट की आवाज आई। वो दर्जनों बार माजरत कर चुका था, अब फिर कर रहा था। साथ ही धुंध को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा था। मार्क ने अपनी ऑटो कार मैगजीन में फरारी 365 की खसूसियात को देखा। सुर्ख फरारी और मार्बेला में घर इसका हॉब था और हमरा कोई अच्छा साथी, स्पेशल लेडी। सब कुछ तो हो जाएगा लेकिन लेडी। जहाज टैक्सी कर रहा था। थके हुए अंदाज में इसने बेल्ट खोली, पैरों के नीचे से ब्रीफकेस निकाला, मैगजीन इसमें रख दिया और खड़े होकर ओवरहेड लाकर से रेनकोट निकाला। इसने वक्त देखा, दोस्तों के साथ महज तफरीह पीछे रह गई थी, ताहिर हो गई थी। अब तो घर जाके बिस्तर पकड़ना था। 1 घंटे बाद मार्क अपनी सिल्वर BMW X5 को 1 एलन बिल्डिंग के जेरे जमीन पार्किंग में रिवर्स कर रहा था। चौथी मंजिल पर वो अपने फ्लैट में आया। फ्लैट की खरीदारी बजाय फजूल खर्ची थी, लेकिन 1 एलन में मौजूदगी का मतलब था कि आप कोई चीज़ हो, यानी आप मालदार हो। इसकी तमाम जिंदगी का एक ही टारगेट था, पैसा, माल, रिच। सबसे पहले इसने ड्रिंक कैबिनेट में विस्की निकाली, किचन से आइस क्यूब लिए। अंदर आते ही इसने वॉइस मेल के इशारे को आंख मारते देख लिया, लेकिन नज़रअंदाज कर गया। लिविंग रूम में आकर वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। दफातन मोबाइल की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इसने डिस्प्ले चेक किया, 11 नए पैगाम थे। इसने चार्जर लगाया। पहला पैगाम पीटर का 7 बजे, वो पूछ रहा था कि वो आया क्यों नहीं। दूसरा रोबो का 7:45, वो बता रहा था कि वो रास्ते के दूसरे मैखाने में है। तीसरा पैगाम 8:30 पर आया था। पस मंजर में ल्यूक, जॉश और रोबो की नशीली आवाज़ें आ रही थी। वो दूसरे मैखाने से निकलकर तीसरे मैखाने ड्रैगन में थे। अगले 2 पैगाम स्टेट एजेंट और कॉर्पोरेट लायर के थे। छठा पैगाम बड़ा परेशान कुन था। पैगाम एशले की जानिब से था। इसकी आवाज़ और लहजे ने मार्क को बौखला कर रख दिया था। वो पहली मरतबा इसका ये अंदाज देख रहा था। टोटल पैनिक। मार्क प्लीज़ पैगाम मिलते ही फ़ौरन फ़ोन करो। अगला पैगाम भी एशले का था, फिर अगला और फिर अगला। 10-10 मिनट के वक्फों के बाद एशले के पैगाम आते। 10वां पैगाम माइकल की माँ का था। ये पैगाम भी परेशानी का मजहर था। मार्क, मैंने तुम्हारे घर पर पैगाम छोड़ा है, फ़ौरन बात करो, वक्त कोई भी हो बात करो। मार्क सोच में पड़ गया, क्या मुसीबत खड़ी हो गई। अगली कॉल फिर एशले की थी। इस पर हिस्टेरियाई कैफियत तारी थी। मार्क, खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है। पीटर, रोबो और ल्यूक मर चुके हैं। जॉश इंतहाई निगहदाश्त में लाइफ सपोर्ट पर है। किसी को नहीं पता कि माइकल कहाँ है। ओ गॉड, प्लीज़ कॉल करो। मार्क ने पैगाम रिप्ले किया। इसे अपनी समात पर शक होने लगा। दोबारा सुनने के बाद वो दम से सोफे पर गिर गया। वो ग्लास में मौजूद बर्फ को घूर रहा था। मैं भी हादसे में शामिल होता अगर फ्लाइट ताहिर से ना आती। ये इसका जहन का पहला ख्याल था। इसके हाथ कांप रहे थे।